हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो करंट है उससे हीटिंग इफेक्ट भी आता है। अब हीटिंग इफेक्ट कब आता है, हीटिंग इफेक्ट जो है कब ज़्यादा होगा और कब ये इफेक्ट कम रहता है, जब भी करंट फ्लो करता है। इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम देखते हैं यहाँ पर when current passes through a conductor it produces heat। आप सबको पता है कि जब भी करंट जो पास होता है कंडक्टर से तो क्या हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। ओके, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ हीट। अब वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, अमाउंट ऑफ हीट, इसकी बात करते हैं। हीट की हमने कर ली, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, जो भी हीट प्रोड्यूस होती है कैन बी गिवन बाय जूल्स लॉ। तो अमाउंट ऑफ हीट के लिए आपको जूल्स लॉ का पता होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, पहले आप इस सिंबल को समझिए। आप ये मकड़ी जैसा लग रहा है, ऐसे करके जो बना रखा हमने, ये इसका मीनिंग है प्रोपोर्शनल टू। प्रोपोर्शनल टू का मीनिंग मैंने पहले बताया था। यदि एक कोई फैक्टर है, यदि ये बढ़ता है तो जो दूसरा फैक्टर बी सपोज कर तो ये बढ़ेगा। ठीक है, और ये घटता है तो ये जो है दूसरा जो फैक्टर बी, ये भी घटेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है ए और बी के बीच में, उसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल टू। उसके लिए ये वाला सिंबल हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये हीट है। हीट किसके इक्वल है? हीट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस, टाइम। रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या है? रेसिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है थोड़ा खोल के, हीट जिसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। ठीक है, करंट का सिंबल आई है, तो ये क्या हो गया? हीट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। अब देखिए हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ? यदि जो सर्किट है, कोई सर्किट है, सपोज कीजिए कोई सर्किट है, आपने जो सर्किट बना रखा है, ठीक है, ये सर्किट है, इसका यदि रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी। ओके, और ये जो यहाँ आप इसको ऐसे समझिए, यदि जो करंट है वो ज़्यादा होगा तो हीट भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट एंड हीट द स्क्वायर ऑफ करंट, एंड सेकंड में क्या है? हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस ऑफ अ गिवन सर्किट। ठीक है, अब आप इसको और आगे समझ लीजिए। इसको ये जो अपना आ रखा है इधर से करके, ये जो आ रखा है, इस पॉइंट को समझिए आप। हीट इज, एज फॉर हीट इज प्रोपोर्शनल टू, या आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं, टू द टाइम। इसका मीनिंग क्या है? जितने टाइम जो है करंट फ्लो करेगा, जितने टाइम तक हीट भी उतना ही प्रोड्यूस होता रहेगा। सपोज कीजिए करंट जो है 30 मिनट तक फ्लो होता है, जो आपके घर में जो सर्किट्स हैं उसमें करंट 30 मिनट तक आता है। ठीक है, तो हीट का अमाउंट सपोज कीजिए, यहाँ पे हीट जो है क्रिएट होती है H, और यदि ये करंट पूरे 60 मिनट तक फ्लो होता है तो हीट भी जो डबल हो जाएगी, 2H हो जाएगी हीट। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये रहा, इसका सिंबल ये रहा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। ओके, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर।
व्हाट इज टाइम, रेसिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ करंट। अब आप यहाँ देखिए इस पॉइंट को, जो पॉइंट आ रहा अपना नीचे, ये जो पॉइंट आ रहा है नीचे, इस पॉइंट को आप देखिए। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट का हमारे डेली लाइफ में भी यूज है, तो उसको प्रैक्टिकली उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल्स हैं। और आप इसको अपनी डेली लाइफ से जोड़ के देख सकते हैं कि आप इसको किस तरह से इस हीटिंग इफेक्ट का आप यूज़ करके अपनी लाइफ को मोर कंफर्टेबल बनाते हो, ठीक है। अभी देखिए आप इसमें देखो, पहले हम बात करेंगे एग्जांपल्स की। कौन से एग्जांपल्स की? ऐसे डिवाइसेस की जो इस हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, विच वर्क ऑन दिस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पे, ठीक है। ओवन हो गया आपका, टोस्टर हो गया, हीटिंग आयरन हो गया, इस्त्री जो प्रेस करते हैं कपड़ों को, है ना, और रूम हीटर हो गया। देखो अभी सर्दियों का दिन है, वैसे भी तो रूम हीटर तो आप भूल ही नहीं पाओगे। कपड़े आप बाहर निकलते हो तो आयरन करके चलते हो, ये भी आप नहीं भूल पाओगे। तो हर किसी घर में OTG ओवन होता है, OTG या माइक्रोवेव, ठीक है। O फॉर ओवन, T फॉर टोस्टर, G फॉर ग्रिल। तो ये OTG जो आपकी मशीन है वो भी हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करती है। ओके, ये क्लियर हो गया आपका, चारों क्लियर हो गया। ओके, ये भी ओवन, टोस्टर, हीटिंग आयरन एंड रूम हीटर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है, आप सबके घरों में बल्ब है, तो ये भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट इफेक्ट। ये भी हीट इफेक्ट प्रोड्यूस करता है बाय हीटिंग अप टंगस्टन। जो टंगस्टन का होता है अंदर, जो देखते हो ना वो स्प्रिंग सी, वो टंगस्टन की होती है, काफ़ी हीट गर्म हो जाती है। अब मतलब बल्ब को हम जब उतारते हैं, होल्डर से निकालते हैं, तो कपड़ा पकड़ना पड़ता है ताकि हाथ ना जल जाए। तो हाथ क्यों जल रहा है? क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ये प्रोड्यूस कर रहा है आपका बल्ब में जो टंगस्टन है। ओके, इसकी स्पेलिंग है TUNGSTEN, टंगस्टन। देखिए टंगस्टन क्या है, टंगस्टन के ऊपर मैंने नोट डाला है। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन फिलामेंट है, FILAMENT, फिलामेंट है इन द बल्ब में फिलामेंट होता है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पे मेल्ट होगा, ये पिघल जाएगा, वो काफ़ी हाई होता है। इतना हाई होता है कि बल्ब के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं हो पाती कि मेल्ट हो जाए और आपका बल्ब खराब हो जाए, ठीक है। अब आप देखिए, ये हमारा क्लियर हो गया कि टंगस्टन क्या है, एक फिलामेंट है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है। अब आप ये वाला पॉइंट देखिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर is provided by filling the bulb with नाइट्रोजन और आर्गन। जो नाइट्रोजन और आर्गन क्या है, ये इनर्ट गैसेज है, अक्रिय गैस जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, अपना मस्त रहती है, अपनी मस्ती में मस्त रहती है, आग लगे चाहे बस्ती में। आर्गन और नाइट्रोजन आप याद रखिए, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन और आर्गन, ये क्या हुआ, ना कहती है ना भाई, मैं हम इनर्ट ही रहेंगे ना, हम इन्वॉल्व नहीं होंगे कहीं, हम तो बस मस्त रहेंगे ना। नाइट्रोजन एंड आर्गन, तो ये क्यों होती है उसमें? जो आपका जो बल्ब होता है ना, ये जो बल्ब होता है, ये जो बल्ब होता है इसमें तो फिलामेंट है, ये है इनर्ट एटमॉस्फेयर। जो पूरा जो ये एटमॉस्फेयर ना, ये पूरा इनर्ट होता है। इसमें कौन कौन सी गैस होती है इसके अंदर? नाइट्रोजन और आर्गन। हाँ, तो इनका काम क्या है? ये दोनों गैसेस को इसमें क्यों भरते हैं, सवाल ये है। तो ये क्यों? टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ द मेटल। जो मेटल है अंदर, जो टंगस्टन है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, मतलब ऑक्सीजन के साथ वो मिलकर रिएक्ट ना करे, ठीक है। इसलिए इसमें इनर्ट गैसेस डाली जाती हैं इसमें, ताकि O2 उसमें ना रहे। तो इसको डिस्प्लेस करने के लिए उसमें नाइट्रोजन और आर्गन गैस उसमें डाली जाती है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब ये देखिए फ्यूज बच गया अपना। फ्यूज क्या होता है आपको सबको पता है, घरों में फ्यूज सिस्टम होता है। यदि मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक जो करंट बहुत ज़्यादा आ गया,
इतना ज़्यादा आ गया कि आपकी जो इलेक्ट्रिक जो अप्लियंसेस हैं आपके घर में, तो वो ख़राब नहीं, जो टीवी आपका, फ्रिज, कूलर, पंखे, जो भी चीज़ आप यूज़ करें वो जो है ख़राब ना हो जाए। तो जब बहुत ज़्यादा करंट आता है तो ये जो फ्यूज़ होता है, ये फ्यूज़ का मेल्ट हो जाएगा ज़्यादा करंट आएगा तो, और जो कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन को मतलब रोक, डिस्कनेक्ट कर देता है ये। तो बिजली जो है आपके अप्लायंसेस को जो ज़्यादा करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है, वो नुकसान नहीं पहुंचा पाता। तो फ्यूज़ का क्या है, ये देखो ये पिघल जाता है। पिघलने के लिए क्या चाहिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है फ्यूज़ वाले वायर का, वो लो होना चाहिए। तो फ्यूज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है लो होता है, वो इसीलिए होता है, ठीक है। और ये फ्यूज़ कहाँ कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड इन सीरीज। ये सीरीज जो आपकी जो सीरीज है, कंडक्टर्स की जो सर्किट की जो सीरीज है, उसमें ये कनेक्ट होता है विद इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ये किसके लिए होता है, फॉर सेफ्टी, मैंने बताया सेफ्टी के लिए होता है, जो कि यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। वो भी इस इफेक्ट पे काम करता है, वर्क्स ऑन दिस इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट पे ही ये काम करता है, हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट आया तो ये मेल्ट हो जाएगा, है ना, और आपके जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं वो बच जाएंगे, और उसकी सेफ्टी कर देता है इस तरह से, ठीक है। अब आता है आपका इलेक्ट्रिक पावर। अब देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं पॉइंट, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप इलेक्ट्रिक पावर को इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। द इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी पावर क्या होगी, वो जितना ज़्यादा काम करेगा, जिस रेट से काम करेगा उतने उसकी पावर ज़्यादा होगी। मान लो रेट ज़्यादा है उसकी, तो इलेक्ट्रिक पावर भी ज़्यादा है। वो ये रेट कम है तो इलेक्ट्रिक पावर भी कम है, ठीक है। कहने मतलब ये, एक तो 220 वोल्ट का झटका लगता है और 420 वोल्ट का झटका लगता है, तो झटका किस में ज़्यादा लगेगा, 420 वोल्ट वाले में झटका ज़्यादा लगेगा, इसका इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इसकी ज़्यादा है और कंपेरेटिवली इससे इसकी कम है, ठीक है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक पावर। तो क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब झटका मारना भी एक काम ही है इसका। और यदि आप नंगे वायर के हाथ हैंड लगा दोगे, हाथ लगा दोगे तो झटका लगेगा, आप एकदम मुंह बना के बैठ जाओगे ऐसे, ठीक है, ओके। या फिर दूसरा आप उसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसका कैसे आप करोगे, आप इसका ऐसे कर सकते हैं, यदि आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप जो जो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, उसको आप ज़्यादा यूज़ करेंगे घर में, ज़्यादा आप उसको कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा रेट पे उसको कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से दो तरह से हम ले सकते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क एंड रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वॉट, ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, और रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय वॉट, बाय इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। अभी आ गया, इफ W इज वर्क डन इन टाइम T, देन पावर क्या होगा, ये होगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, ओके। तो पावर का ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसकी SI यूनिट क्या है पावर की, वाट जूल पर सेकंड, ठीक है, वाट जूल पर सेकंड, ये इसका SI यूनिट है। अब आप यहाँ आके देखिए, जो जिसकी फॉर्मूला देखो, ये पावर है, पावर इज इक्वल टू वाट डिवाइडेड, वाट मल्टीप्लाइड विद
चार्ज एंड इट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब आप इसको और आगे एक्सप्लोर करेंगे। ये वाला देखो, यहाँ डालो इसको, यहाँ पे ये इसी चीज़ को दिखा रहा है। यहाँ देखिए, अब इससे जोड़ के देखिए, अब हर चीज़ को ना, इसको भी इससे जोड़ के देखिए। इसको आपको ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ें समझनी है। अब फिर यहाँ क्या है, इस इक्वेशन के हिसाब से आप इसको देखिए, जो वॉट, जो ये वोल्ट है, ये क्या है, इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, अब यहाँ देखिए फिर पावर को, पावर अब आप यहाँ देखिए, पावर इज इक्वल टू वोल्ट मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ देखिए, तो पहले होता है पावर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ करंट विच इज मल्टीप्लाइड विद द रेसिस्टेंस। ओके, फिर यहाँ देखिए, अब ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक है। पावर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। इसके लिए आप इसको देखिए, ये क्या है, आपने पहले भी हमने इसको देखा था कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आई है, बिग आई है, ये स्मॉल आई है, ये कैपिटल आई है। तो ये है, आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, यस। अब आप यहाँ समझिए, यहाँ पे जो वर्क डन है इज इक्वल टू वोल्ट वेयर वोल्ट इज मल्टीप्लाइड विद चार्ज। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूलाज, आप आराम से कोरिलेट करके याद करेंगे तो इस तरह से इस सीक्वेंस में आपको सारा समझ में आ जाएगा। बहुत ही सोच के समझ के मैंने पूरा सीक्वेंस बिठाया है, पूरा ये सारा ये। ठीक है, ये सारा आपको देखना है। अब हम देखते हैं, देखो इधर आ जाओ आप, जो 1 वाट ऑफ पावर है इज कंज्यूम्ड। वाट क्या है, मैंने बताया था, ये पावर का क्या है, ऐसा यूनिट है। ठीक है, ये वाट, वाट को डब्ल्यू से अब करते हैं, ये 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at potential difference of 1 watt। yes, तो 1 watt 1 ampere और potential difference of 1 watt वोल्ट, सॉरी वोल्ट, ये वोल्ट, V फॉर वोल्ट है ये। ठीक है, ये क्या है, V फॉर वोल्ट है। तो इसमें इसको समझने के लिए, एक 1 वाट को समझने के लिए देखो क्या क्या इसमें और याद करना पड़ेगा। तो 1 एम्पियर आपको इसमें देखना पड़ेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो W एम्पियर और वोल्ट। वाव वाव। ठीक है, तो आपको तो वोल्ट को डिफाइन करना हो तो आपको ये देखना है कि 1 एम्पियर 1 वोल्ट, ये दोनों शामिल हैं 1 वाट को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब आप आगे आइए, ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब इसको हम इसको 4 हिस्सों में देखें। देखो, ऐसा यूनिट क्या है एनर्जी की, जूल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो ऐसा यूनिट क्या है, जूल। आप कंफ्यूज मत हो ना इन चीज़ों में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो पावर था उसकी तो थी वाट, थी वाट जूल सेकंड, है ना। इलेक्ट्रिक पावर की कितनी थी, वाट जूल सेकंड, है ना।
जूल पर सेक। अब यहाँ पे क्या कि वाट हट जाएगा किस वाले केस में, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाले केस में, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सिर्फ जूल हो जाएगा, जूल, ये जे जूल आएगा। ठीक है, तो आपको रिलेट ऐसे कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो शुरू का जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल एक ही है ना, वो उसमें पावर या एनर्जी है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आप, जो कॉमर्शियल यूनिट है इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, वो होती है किलोवाट आर, जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, किलोवाट आर। भाई एक आर में 1 किलोवाट, 1 घंटे में 1 किलोवाट, आप इसको इस तरह से जोड़ सकते हैं, 1 घंटा और 1 किलोवाट। अब इसको और आप यहाँ समझिए, 1 किलोवाट किसके बराबर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल के बराबर। ठीक है, और इसको आप एक शॉर्ट में लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3.6 मल्टीप्लाइड विद 10⁶ जूल। ये आपको याद करना है, 1 किलोवाट इसके बराबर होता है। ठीक है। अच्छा, अब आगे और फिर आप इसको देखिए, 1 किलोवाट में इसी का कर रहा हूँ पूरा पोस्टमार्टम, 1 किलोवाट का ये इसके बराबर है। और कॉमर्शियल यूनिट जो है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ये है, और इसका ऐसा यूनिट ये है, जूल। ठीक है। अब ये देखिए आप, 1 किलोवाट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड वन वैन 1 किलो वाट ऑफ पावर इज यूज फॉर एन आर। ठीक है, मैंने बताया था ना 1 आर, यहाँ बताया था, तो वो देखो ही आ गया 1 आर है। 1 आर में इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है, उसकी जो अमाउंट है जो आपने कंज्यूम की है, ठीक है, 1 घंटे में, उसको बोलते हैं 1 किलोवाट। ओके। अब हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट देखते